मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा क्लास 6 का हम पत्र लेखन कर रहे हैं। इसमें कल हमने किया था अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा था हमने। आज हम करेंगे आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। तो आज का पत्र लिखते हैं आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य जी को। आज के पत्र की हेडिंग सबसे पहले पत्र है हमारा आर्थिक सहायता हेतु स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे पहले सेवा में किसको लिखना है? प्रधानाचार्य जी को। प्रधानाचार्य जी। फिर लिखेंगे स्कूल का नाम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा रेवाड़ी। फिर विषय लिखा जाएगा। विषय है हमारा आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय इसी के नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं छठी ए या ब यानी कि A, B स्टार गोल्ड जिसके आप हों की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का एक सप्ताह पूर्व आकस्मिक यानी अचानक निधन हो गया है। घर में अन्य कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है, अतः मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए तुरंत आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
आपकी इस सहायता से आपकी इस सहायता से मैं स्कूल की फीस चुका सकूंगी तथा अन्य पाठ्य सामग्री खरीद कर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूंगी। अतः आपसे पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे बेटा। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे स्कूल फंड से तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कर मेरी सहायता करने की कृपा करें। आगे इसमें से धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या नाम लिख सकते हो कोई भी, जैसे पूर्वा, कक्षा और रोल नंबर लिख सकते हो। रोल नंबर को अनुक्रमांक बोलते हैं। अनुक्रमांक। कक्षा हो गई आपकी छठी। बी हमने आगे लिखा था तो वो लिखेंगे अनुक्रमांक। कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। और हमारा पत्र देखते हैं कि आर्थिक सहायता हेतु स्कूल के प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखा वो किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल, राजपुरा, रेवाड़ी। फिर लिखोगे आप विषय है आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं छठी बी की छात्रा हूँ, या लड़का है तो सविनय निवेदन है कि मैं छठी का छात्र हूँ। छठी ABC या फिर स्टार रोज स्टार गोल्ड में से उसका छात्र हूँ। मेरे पिताजी का एक सप्ताह पूर्व आकस्मिक निधन हो गया है। घर में अन्य कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है, अतः मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए तुरंत आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आपकी सहायता से मैं स्कूल की फीस चुका सकूंगी। और लड़का है तो आपकी इस फीस से मैं आपकी इस सहायता से मैं स्कूल की फीस चुका सकूंगा तथा अन्य पाठ्य सामग्री खरीदकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूंगी या सकूंगा। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे स्कूल फंड से तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कर मेरी सहायता करने की कृपा करें। धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और अगर लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। पूर्ण नाम, कक्षा और रोल नंबर और दिनांक भी आप लिख सकते हो। तो बेटा ये आपको जो पत्र है वो नोटबुक में नोट करना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। थैंक यू।
Welcome to all students which are listening our videos on our YouTube channel. So students, as you know, in our chapter number 15, water, natural resources, we study about some contents or topic of these chapters like rainwater harvesting and water pollution in our previous video. So students, in today's video we start our word bank, means some important definition which are included in this chapter number 15, water. Or also students, we studies long answer type question in details in this video. In also we study this definition, how important this definition, they define definition defines, etc. in this video. So let's start our today's video, students. Word bank. In first, water cycle, continuous circulation of water in nature, that is from earth to atmosphere and then back to earth. So students, in our previous video we study about water cycle. In this we know that water cycle is a continuous or cyclic process. So here it also say that continuous circulation of water in nature, जो वाटर साइकिल है वो क्या है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन है वाटर का नेचर में. जैसे कि जो पानी है वो अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर वापस से एटमॉस्फेयर से अर्थ में आ जाता है. तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, अर्थ से एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर से वापस से अर्थ में. तो क्या है, कंटिन्यूस और साइक्लिक प्रोसेस है. नेक्स्ट है एवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट. अब क्या कह रहा है, जो एवापोरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट टू से वेपर स्टेट में. मतलब लिक्विड से भाप जो बनता है वो प्रोसेस क्या होता है, एवापोरेशन होता है. ईजी है. एवापोरेशन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट. मतलब आप जब पानी को बॉईल करते हैं बहुत ज़्यादा तो उसमें से कुछ वेपर्स भाप निकलती है, तो वही प्रोसेस क्या है, एवापोरेशन है. थर्ड है ड्रोट. ड्रोट का मतलब होता है सूखापन. ये क्या है, एक कमिटीज़ है, नेचुरल कमिटीज़ है किसकी, वाटर की, ड्रोट एंड आल्सो फ्लूड भी. तो ड्रोट क्या, एक कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू नो रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. काफ़ी समय तक अगर कोई बारिश नहीं होती है तो ड्रोट है वो अराइज होता है. मतलब सूखापन की जो कंडीशन होती है वो पैदा हो जाती है. कैसे, अगर किसी, जैसे आपके राजस्थान इलाके, गुजरात कुछ इलाके, ऐसे कुछ इलाके हैं, मध्य प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश, ऐसे यहाँ पर ये सूखे की चपेट में ज़्यादा आता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो ज़मीन है वो सूखी पड़ जाती है, ड्रोट हो जाता है वहाँ पे. नेक्स्ट है फ्लूड. फ्लूड भी एक नेचुरल कमिटीज़ है वाटर की. अ कंडीशन व्हेन ग्राउंड बिकम्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यू टू हैवी रेन एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स. अब क्या कह रहा है, ये जो फ्लूड है वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो ग्राउंड है बिकम सबमर्ज्ड, मतलब जो ग्राउंड आपकी ज़मीन है वो पानी के अंदर सबमर्ज होता है, डूब जाती है पानी के नीचे. ड्यू टू हैवी रेनफॉल, किसकी वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से. एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स, और जो नदी है उसका ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है. ओवरफ्लो का क्या मतलब है, एक जितनी भी कोई भी नदीज़ होती है उसके आसपास जो डैम वगैरह बने होते हैं उन पे एक से मार्क, निशान बनाया जाता है. वो मार्क ये इंडिकेट करता है कि रिवर्स, मतलब रिवर की जो डेप्थ है वो कितनी है, कहाँ तक. अगर वो मार्क से ऊपर जा रही है तो ऊपर एक डेंजर जोन का भी मार्क होता है. अगर डेंजर जोन के पास आ जाती है तो रिवर, तो इसका मतलब है कि वो रिवर है ओवरफ्लो हो रही है, उसमें पानी कुछ ज़्यादा भर गया, चाहे वो बारिश की वजह से वो भरा हो या फिर अदर कंडीशंस की वजह से. तो फ्लूड है, क्या है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर. मतलब नदी में किसी भी पानी का ज़्यादा भर जाना वो फ्लड कंडीशन होती है. मतलब हिंदी में फ्लड को बोलते हैं बाढ़ आना. नेक्स्ट है कंजर्वेशन, केयरफुल, इकोनॉमिकल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, वाटर का कंजर्वेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पानी को काफ़ी केयरफुल और इकोनॉमिक और जुडिशियल मतलब सावधानी से इस्तेमाल करते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स का. आपको पता है कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वाटर का हम इस्तेमाल केयरफुल, सावधानी पूर्वक करेंगे. जितना वाटर हमें चाहिए उतना ही इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट नहीं करना है. तो वो सब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर है. कुछ वेज बताए थे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कि वाटर को कैसे कंजर्व करना है. जैसे कि बांध, डैम्स को बिल्ड करके, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप बंद कर दीजिए, लीकिंग टैप है उनको रिपेयर करके, और अदर कंडीशन थी कंजर्वेशन ऑफ वाटर की. नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ और अ सरफेस कैचमेंट टू रेज द वाटर टेबल. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हो रहा है, हम पानी को या बारिश के पानी को कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर करके रख रहे हैं छत से
अपनी मतलब छत को पूरी तरह से कवर कर दीजिए ताकि पानी लीक ना हो। और बारिश का जब पानी आता है तो वो छत पे इकट्ठा हो जाता है कोलेक्ट, फिर आप उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी बड़ा सा कंटेनर या सरफेस कैचमेंट जिसमें वाटर टेबल आपको बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे, रेस मतलब बढ़ता हुआ दिखाई दे वाटर टेबल, तो वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल हम काफ़ी सारी चीज़ों में कर सकते हैं इस रेन वाटर का। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग। अब क्या कह रहा है, कंडेंसेशन में क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है वापस से पानी में कन्वर्ट हो रहा है ऑन कूलिंग। मतलब देखिए एवपोरेशन में क्या था, हमने पानी को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अभी बॉईल पानी को हम वापस से कूल करने के लिए रख देंगे तो हम देखेंगे अगर हमने उसके ऊपर प्लेट से उसको कवर किया हुआ है तो देखेंगे जब आप उस कुछ टाइम बाद प्लेट को हटाते हैं तो जो प्लेट में भाप रहती है वो भाप पानी में बन जाती है, कूल होने के किसके बाद, कूलिंग के बाद बन जाती है। तो कंडेंसेशन क्या होगा, वाटर वेपर वापस से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, किसके प्रोसेस के तरह, कूलिंग। जब हम उस चीज़ को ठंडा कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, आपके बेसिक्स पॉइंट्स इस चैप्टर के जो आपको पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट यू हैव टू राइट डाउन योर होमवर्क इन योर फेयर नोटबुक विच इज़ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th इन योर फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3rd इज राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ फ्लूड एंड ड्रोट्स। जो फ्लूड और ड्रोट मतलब बाढ़ और सूखेपन के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। सो आंसर इज अफेक्ट ऑफ फ्लूड, बाढ़ के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट कोज हैवी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी मतलब आसपास की जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बाढ़ की वजह से। अब आपको पता है जो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पे घर है वो उन पर सीलन लग जाती है, प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है हैवी फ्लूड्स कोज सोइल इरोजन। ज़्यादा बाढ़ है वो क्या किसका कारण बनती है, सोइल इरोजन का कारण बनती है। फ्लड मेक्स लैंड बैरन एंड इनफर्टाइल। जो फ्लड बाढ़ की वजह से जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो बैरन सूखी बंजर हो जाती है, बंजर हो जाती है इसका मतलब उस पर कोई अनाज वगैरह फील्ड क्रॉप्स है वो दोबारा से हम उगा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ड्रोट, सूखेपन के क्या इफेक्ट होते हैं। सो फर्स्ट इज इट कोज नो क्रॉप्स और फूड फॉर वुमेन्स। अगर सूखापन है, कोई ज़मीन सूखी पड़ गई है तो उस पर कोई भी फसल नहीं उगेगी, ना कोई भी खाना नहीं उगेगा इंसानों के लिए चाहे एनिमल्स के लिए। ड्रोट ब्रिंग्स वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस इन रीजन। सूखेपन की वजह से उस एरिया में काफ़ी सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, क्या मतलब कि कुछ फसल है जिसका हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अगर सूखेपन की वजह से कोई क्रॉप्स ही नहीं उगी, अगर कोई क्रॉप्स नहीं उगती है तो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स डाई आउट टू लैक ऑफ वाटर। जो प्लांट्स डाई आउट मर जाते हैं पानी की कमी की वजह से, काफ़ी सारे प्लांट्स मर जाते हैं क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 4th है एक्सप्लेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ कैन इट हेल्प अस टू कंजर्व वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और कैसे ये हमारे पानी को कंजर्व करने में हेल्प कर सकता है। सो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स और अ सरफेस कैचमेंट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हो रहा है, कोई भी प्रोसेस जिसमें हम पानी को कलेक्ट और स्टोर करके रख रहे हैं हमारी छतों से लेकर या फिर कोई सरफेस कैचमेंट से, उसे हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इस पानी को आप फील्ड में डाल सकते हैं, अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेन वाटर का, ठीक है। हम अब इसको कंजर्व कैसे करें। सो सम कॉमन टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच हेल्प टू कंजर्व वाटर आर। कुछ टेक्निक्स होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारी हेल्प करते हैं इस पानी को, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए। वो कौन कौन सी टेक्निक है। फर्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, इसमें साइड में क्या करते हैं, लेक्स वो स्मॉल वैसल बनाए जाते हैं ताकि वो पानी में इकट्ठा हो जाए। नेक्स्ट है ओपन ड्रेन या टैंक वाटर हार्वेस्टिंग। काफ़ी बड़ा ड्रेन या टैंक पानी को हार्वेस्ट किया जाता है, इकट्ठा कंजर्व किया जाता है ओपन ड्रेन या टैंक वाटर हार्वेस्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। अब आपको पता है वाटर की 3 स्टेट होती है। अब वाटर की जो स्टेट है वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होती है ये आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स आंसर इज ऑल स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी इंटरचेंज बाय द चेंजिंग टेम्परेचर लाइक। अब क्या कहिए वाटर की जो 3
स्टेट्स होती है सॉलिड लिक्विड गैस, ये अपने टेम्परेचर को चेंज करने के बाद खुद से एक दूसरे से इंटरचेंज होती है। मतलब अगर टेम्परेचर तापमान चेंज बदलता है तो इनकी स्टेट भी चेंज बदल जाती है। कैसे? आइस ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू वाटर कॉल्ड मेल्टिंग। आइस मतलब बर्फ जो सॉलिड होती है, अगर उसको आप गर्म करते हैं वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, जो पानी क्या आपका लिक्विड है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। नेक्स्ट है वाटर ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर कॉल्ड इवेपोरेशन। आप क्या करें, जो पानी है उसको हम और ज़्यादा गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो पानी किस में? वाटर वेपर में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या था? लिक्विड था। वाटर वेपर क्या है? गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर वेपर ऑन कूलिंग कन्वर्ट्स बैक इनटू वाटर कॉल्ड कंडेंसेशन। आप क्या करें? वाटर वेपर विच इज़ इन गैसेस फॉर्म ऑन कूलिंग, इस वाटर वेपर को जो हम ठंडा करते हैं तो वापस से कन्वर्ट बैक इनटू वाटर, वापस से किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कॉल्ड कंडेंसेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट इज वाटर ऑन कूलिंग कन्वर्ट्स बैक इनटू आइस कॉल्ड फ्रीजिंग। अब क्या करें? इस वाटर को जो लिक्विड फॉर्म में, उसको जो हम ठंडा होने के लिए रखते हैं तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, कॉल्ड फ्रीजिंग। कॉल्ड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इस वाटर को फ्रीजर में रखते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग। तो इन पॉइंट से एक सिंपल सी चीज़ आपको पता चली स्टूडेंट्स, आइस क्या है? सॉलिड है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड फॉर्म में। फिर लिक्विड, नेक्स्ट पॉइंट में जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसेस फॉर्म में। ठीक है, इन नेक्स्ट पॉइंट गैसेस फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, गैसेस फॉर्म किस में कन्वर्ट? वापस से लिक्विड में। और फिर ये लिक्विड है वो वापस से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड फॉर्म में। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ये तीन फॉर्म है वाटर की वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है। कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकती है, या सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस वापस से सॉलिड या लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो ये सब क्या है? इंटरचेंज फॉर्म है वाटर की, जो एक दूसरे के साथ चेंज हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ टुडेज chapter number 15. Chapter number 15 is completed with this video. Good morning 6th class student. As you know that your chapter 6 is going on, and today class we will start exercise 6.4. So without any wasting our time, let's start. Exercise 6.4, using decimal convert the following. आपको डेसिमल का यूज करके इन्हें कन्वर्ट करना है। 72 रुपीज 65 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। अब देखो 72 तो ऑलरेडी हमारे पास रुपीज में है, 65 पैसे को हमें रुपए बनाना है। अब देखो हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये हमें पता है। तो 1 पैसे में कितने हो जाएंगे? 1 पैसे में होंगे 1/100 रुपीज। तो इट मीन्स पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसको किस तरह से आप राइट करोगे? आप ऐसे राइट करोगे अपनी नोटबुक में, 72 रुपीज प्लस, अब मैं इसको यहां से इरेज कर देती हूँ, स्पेस कम है मेरे पास इसलिए, प्लस 65 पैसे है। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना मीन्स मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे। 1/100 कर दिया तो ये क्या बन गया है? ये भी हमारे पास बन गया है रुपीज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 72 रुपीज, इसको मैं RS राइट कर दूं या फिर रुपीज 75 प्लस 65/100 है, तो डेसिमल कहा जाएगा 0.65 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा रुपीज 6.05 और इसको मैं राइट कर देती हूँ रुपीज 72। अब इनको हमें क्या करना है? ऐड कर देते हैं दोनों को। तो 72 प्लस 0.65 क्या हो जाएगा? रुपीज 72.65। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। डेसिमल में हमने इसको कंप्लीट को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है। 72.65 रुपीज आ गए हमारे पास। क्वेश्चन था 72 रुपीज 65 पैसे और उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया 72 रुपीज 72.65। सो 1 पार्ट मोर। अब देखो एक और सिमिलर टाइप क्वेश्चन है हमारा, 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम 4th पार्ट कर रहे हैं। 95 रुपीज 18 पैसे इंटू रुपीज। अब इसको भी हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो 95 तो ऑलरेडी रुपए में है, 18 पैसे है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी की तरह हम राइट करेंगे। 95, मैं इसको डायरेक्टली राइट करती हूँ इस तरह से, रुपीज 95 प्लस 18
मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये भी क्या हो गया हमारा रुपीज में कन्वर्ट हो गया है। सो इसको हम राइट करेंगे ₹95 प्लस 18/100 है, तो डेसिमल कहां जाएगा 0.18। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम कॉलम में अरेंज करके ऐड कर देंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड करती हूँ ₹95.18। दिस इज अवर आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी के पार्ट्स रह गए हैं, सेकंड और थर्ड, वो दोनों आप लोग खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने करा दिए, सेकंड और थर्ड आप लोग ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 24 किलोमीटर 37 मीटर इंटू किलोमीटर। अब हमें देखो 24 किलोमीटर 37 मीटर को किलोमीटर में कंप्लीट कन्वर्ट करना है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी किलोमीटर है और 37 मीटर है, मीटर को किलो में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। सो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 1/1000 किलोमीटर। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया था, वैसे हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ इसको राइट करेंगे 24 किलोमीटर प्लस 37 मल्टीप्लाई 1/1000 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 24 किलोमीटर प्लस, अब देखो 37/1000 है, इसकी डेसिमल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो डेसिमल में क्या होगा 30 है, तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल आना चाहिए। तो इसको हम राइट करेंगे 0.037 किलोमीटर। ये भी हमारे पास किलोमीटर है। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब आप इसको ऐड इस तरह से करोगे 24.037 किलोमीटर। अब ये कंप्लीट हमारा किलोमीटर में हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गई 24.037 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया। आपको पहले अपनी नोटबुक में राइट करना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ये आपको राइट करके फिर आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एक और पार्ट करते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट 275 सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1/100 मीटर। ये आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ राइट करना है। जिसमें जो यूज होगा उसको साइड में राइट कर लो, ताकि आप लोग जब रिवीजन करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए कि किसमें 100 आएगा, किसमें 1/100 राइट करना है। तो आप देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है हमारे पास। तो अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में करना है। सेंटी टू मीटर जाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको राइट करोगे इस तरह से 275 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको करेंगे 275 अपॉन में 100 है, तो 100 है तो इसमें डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगेगा। तो इसको हम राइट करेंगे 2.75 मीटर। 2 डिजिट से पहले डेसिमल पुट कर दिया, ये आ गया है 2.75 मीटर। सो एक और पार्ट करते हैं अब इसका हम, फिफ्थ पार्ट और करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट 245 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब हमें मिलीमीटर को सेंटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिली टू सेंटी हमें जाना है। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, तो 1/10 होते हैं। तो अब इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे 245 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो ये कन्वर्ट हो गया है हमारा सेंटीमीटर में, मिली टू सेंटी हो गया है। अब इसको देखो कैसे राइट करोगे, तो अपॉन में 10 है, 10 के एक 0 है, तो डेसिमल क्या एक डिजिट से पहले आ जाएगा। तो इसको राइट करेंगे 24.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करने हैं। वन मोर पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब देखो मिली को सेंटी में ही कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको किस तरह से करेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 सेंटीमीटर प्लस 6/10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। अब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको पार्ट कराए हैं। फर्स्ट
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कराया है। तो आप सेकेंड पार्ट अपने आप ट्राई करोगे और सिक्स्थ पार्ट भी अपने आप ट्राई करोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन इज 13 किलोग्राम 89 ग्राम इनटू किलोग्राम। अब आपको देखो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इस कंप्लीट को। तो 13 तो हमारे पास ऑलरेडी किलोग्राम में है, उसको हम एज इट इज राइट कर देते हैं 13 किलोग्राम प्लस 89 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करेंगे, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। तो आप यहाँ पे साइड में राइट कर लेना 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। ये हमें पता है। जैसे हमारे पे यूनिट तो अलग अलग हो जाती है लेकिन हमारे जो सेम होते हैं, जैसे किलोग्राम है, किलोमीटर है, किलो लीटर है, यूनिट बदल जाएगी लेकिन सारी सीरीज क्या हमारी सेम रहेगी। यहाँ पे अगर मैं लीटर कर दूं तो भी क्या आएगा, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोलीटर। इस तरह से हमें करना है। किलोमीटर कर दूं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो ये सेम ही रहता है, बस हमारी यूनिट चेंज होती है, मीटर, ग्राम और लीटर, बाकी हमारा सेम ही होता है। तो उसी तरह से हम करेंगे 89 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो ये हो गया हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट। अब हम इसमें डेसिमल पुट करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा यूजिंग डेसिमल। सो 13 किलोग्राम प्लस, अब देखो 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आना चाहिए, तो 0.089 किलोग्राम हो गया हमारे पास। देन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13.089 किलोग्राम। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी ऐसे ही राइट करना है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट 24 मिलीग्राम इंटू ग्राम। अब देखो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं, 1/1000 ग्राम होते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से राइट करेंगे 24 मल्टीप्लाई 1/1000 ग्राम हो गया हमारे पास। अब इसको हम ऐसे राइट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 24/1000। तो डेसिमल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.024 ग्राम। तो आपको इस तरह से राइट करना है नोटबुक में भी। अब आज हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 रहता है इस एक्सरसाइज का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया है। थैंक यू। Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, we are doing nowadays the listening skill. So in this regard, now today we are going to start the 5th part. So let us start. Good morning student, welcome to online classes. So student, today we will do for class 6 the listening skill part number 5. हमने इससे पहले 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज हम 5th पार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 में द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस में जो है दिया हुआ है लास्ट में एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखिए, रीड आउट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन द क्लास एंड आस्क द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चंस सेट इन द लिसनिंग स्किल्स। यानी कि लिसनिंग स्किल्स में जो दिया हुआ है, जो नीचे जो ये पैराग्राफ दिया गया है ये इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसमें से जो है हमने ये करना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पन्ना बाई वॉज द नर्स ऑफ उदय सिंह। पन्ना बाई जो है उदय सिंह की नर्स थी। द यंग प्रिंस ऑफ चित्तौड़, यानी कि चित्तौड़ के जो राजा थे जो बिल्कुल यंग थे उसकी नर्स थी, उसकी देखभाल करती थी। ही वॉज ओनली 6 years old when his father the Rana of चित्तौड़ died। यानी कि जो यंग प्रिंस थे वो सिर्फ 6 साल के थे जब उसके फादर जो है राणा, जो चित्तौड़ के थे राजा, वो मर चुके थे। His mother also died within a short period, और उसके फादर की डेथ के बाद कुछ ही दिनों के बाद शॉर्ट पीरियड में उसकी मदर भी मर गई थी। सो द यंग प्रिंस, इसलिए जो यंग प्रिंस हैं, was left alone in the care of his nurse। अब जो है पन्ना बाई के पास वो यंग प्रिंस ही बच गए थे जो उनकी देखरेख करती थी, पन्ना बाई। पन्ना बाई's son was of the same age of the young prince। जो यंग प्रिंस थे उसी के साथ के पन्ना बाई का खुद का भी एक बेटा था
जो वो भी 6 साल का था। शी लुक आफ्टर बोथ द प्रिंस एंड हर ओन सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पन्नाबाई अपने बेटे और राजकुमार की दोनों की ही बराबर देखभाल करती थी बिना किसी भेदभाव के। सिंस द प्रिंस वॉज यंग इनफ टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम्स, क्योंकि राजकुमार जो था, प्रिंस जो था, वो बहुत छोटा था ताकि वो राज्य की देखभाल नहीं करने लायक था। इसलिए द कोर्टियर्स मेड बनबीर सिंह, इसलिए दरबारियों ने क्या किया, बनबीर सिंह वन ऑफ द अंकल्स ऑफ द प्रिंस, जो कि प्रिंस के जो है अंकल थे, एज हिज गार्जियन, उसको जो है प्रिंस का, राजकुमार का गार्जियन बनाकर उसको देख रेख के लिए खड़ा कर दिया। बनबीर सिंह वॉज अ विकेड मैन, और जो बनबीर सिंह था वो बहुत ही कपटी इंसान था। He decided to kill the young prince so that he could become the king, और वो इतना कुटीर था कि उसने डिसाइड किया कि वो यंग प्रिंस को मार कर राजा बन जाएगा। One day, एक दिन, as he was discussing about his plans, एक दिन जब वह अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था with some of his followers, जो उसके हक में थे, उनके साथ जब वो डिस्कस कर रहा था, पन्नाबाई overheard him, और पन्नाबाई ने उसकी आवाज़, बातें सुन ली। She at once made up her mind and decided what to do. उसने बिना सोचे समझे अपना मन बना लिया कि अब उसे क्या करना है। सो स्टूडेंट, इसमें तो ये वो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बात उसने क्या डिसाइड किया, बट आई लेट यू नो कि उसने डिसाइड किया था कि अपने बेटे को, व्हाट शी डिड, उसने अपने बेटे को और राजकुमार को बदल लिया था। उसने राजकुमार की जगह अपने बेटे को सुला दिया था और अपने बेटे की जगह राजकुमार को। दिस वे शी जस्ट सेव द लाइफ ऑफ प्रिंस, उसने इस तरह से राजकुमार की जान बचाई थी। So student, let us see the exercise regarding this paragraph. So student, यहाँ पे जैसे दिया है, your teacher will read the small paragraph, तो वही पैराग्राफ है जो मैंने अभी आपको समझाया है और उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन है, देखिए, Who was पन्नाबाई, पन्नाबाई कौन थी, आपको ये बताना है पैराग्राफ में से। तो शी वॉज अ नर्स ऑफ यंग प्रिंस, यंग प्रिंस की वो नर्स थी, ये आपको पैराग्राफ से लिखना है। Number 2, why was the young prince left alone in the care of his nurse? वो उस नर्स की केयर में यंग प्रिंस क्यों रुक गया था? Because his father and his mother both were died. वो दोनों ही मर चुके थे, इसलिए उसकी नर्स की देख रेख में वो रह गया था। अब नंबर 3 देखिए, who was बनबीर, बनबीर कौन था? बनबीर was uncle of young prince, यंग प्रिंस का जो है अंकल था। What type of man he was? He was wicked man, वो बहुत ही जो है खराब आदमी था। नंबर 4 देखिए, व्हाट एविल प्लान डिड बनबीर मेक टू बिकम द किंग, कौन सा गलत प्लान उसने बनाया था राजा बनने के लिए बनबीर ने। बनबीर डिसाइड टू किल प्रिंस एंड आफ्टर हिज डेथ ही वांटेड टू बिकम द किंग, यानी कि उसने प्लान बनाया कि वो प्रिंस को मार देगा और उसके बाद राजा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5th, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने अलोन का है, सोलो हो गया या लोन हो गया। अलोन अकेला, और ओवरहेड का मतलब होता है उसने सुन लिया, सुनना, तो इसका क्या एक्सेप्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एज यूजुअल आपको ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we read our 5th chapter of history, the Vedic age. In previous class we read about economic life of the later Vedic age. Today we read about the society of later Vedic age.
Now we continue our class with the topic society. The family with the father as the head still remained the most basic unit of the society. कि जो मोस्ट बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की, घर, फैमिली, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड फादर होता है. जैसे कि आज भी हम अपने घरों में देखते हैं, घर का मुखिया कौन होता है? पापा होते हैं. द वर्ण सिस्टम हैड बिकेम raised by this time and people were prohibited from changing their occupation or caste. कि वर्ण सिस्टम इस टाइम में था और जो लोग थे वो अपना व्यवसाय नहीं बदल सकते थे, वो अपने कास्ट के अकॉर्डिंग ही अपना व्यवसाय अपना सकते थे. अर्लियर द कास्ट सिस्टम हैड बीन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बट बाय द लेटर वैदिक एज, कि पहले जो कास्ट सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के आधार पे था, लेकिन लेटर वैदिक काल में क्या हुआ? ए पर्सन कास्ट हैड बिकेम टू बी डिटरमाइंड बाय हिज बर्थ. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो व्यक्ति की कास्ट थी वो उसके जन्म के आधार पे तय की जाती थी. विद द रेडिफिकेशन ऑफ द वर्ण सिस्टम द स्टेटस ऑफ द वैश्य एंड शूद्रा फेल डाउन. और जब ये वर्णों का जो वर्ण सिस्टम था तो इसमें इसका जब प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा तो वैश्य और जो शूद्र थे उनका स्टेटस मतलब उनका स्तर गिरने लगा. इनफैक्ट द शूद्रा वर ट्रीटेड एज द लोवेस्ट ऑफ कास्ट हु वर मीन्ड टू सर्व द हाईएस्ट कास्ट. ऑन द अदर हैंड द पावर, कि जो शूद्र होते थे उनके साथ बहुत ही मतलब लोवेस्ट, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था लोअर कास्ट की तरह. और उसका क्या मतलब था कि वो हायर कास्ट जो थी वो उनकी सेवा करे और जो दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो शासन में थे या जो शासक थे उनकी सेवा करें. ठीक है, जो मालिक होते थे उनकी सेवा या जो ऊपर वाली कास्ट होती थी उनकी सेवा ये लोअर कास्ट वाले शूद्र करें. Another important aspect of the later Vedic society was the division of the life of an individual into 4 stages or ashrams. और जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लेटर वैदिक सोसाइटी का वो है कि व्यक्ति का जीवन 4 भागों में बटा हुआ था या 4 आश्रमों में बटा हुआ था. दीज वर द ब्रह्मचार्य और स्टूडेंट लाइफ, की पहला क्या था? ब्रह्मचार्य या स्टूडेंट लाइफ. द गृहस्था और लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर, कि गृहस्थाश्रम या जिसमें व्यक्ति मतलब कि घर का मालिक होता है या जिसमें शादी होती है. वनप्रस्था और लाइफ ऑफ ए हार्मेट, और वनप्रस्था मतलब कि लाइफ ऑफ हार्मेट की जब वो व्यस्त हो जाता है, जब वो अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने परिवार को चलाता है. उसके बाद एंड फाइनली संन्यासा और टोटल रिनक्शन ऑफ द वर्ल्ड. और चौथी क्या थी कि वो संन्यास ले लेता है और संसार की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है. वुमेन एंड देयर पोजीशन इन सोसाइटी ऑल्सो सॉ ए डाउनवर्ड मूवमेंट. और जो औरतों की पोजीशन थी, औरतें और उनकी पोजीशन समाज के अंदर, वो भी मतलब कि उनके अंदर भी एक गिरावट आ रही थी. दे नो लॉन्गर इंजॉयड द सेम स्टेटस दे इंजॉयड अर्लियर. और वो ज़्यादा दिनों तक उस स्टेटस को इंजॉय नहीं कर सकी, उस स्तर को इंजॉय नहीं कर सकी जो वो पहले करती थी. क्योंकि अर्ली वैदिक एज में क्या था कि उनको पढ़ने का भी अधिकार था और जो उच्च घराने की लेडीज़ होती थी उनको अपना हस्बैंड चुनने की भी अधिकार होता था. दे वर डिस्करेज्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द हाउस एंड ओबे देयर हस्बैंड. और उनको जो पब्लिक लाइफ थी मतलब कि समाज के अंदर जाके कोई काम करना या बाहर घूमना, उनको ये सारी चीज़ें अब नहीं करने दी जाती थी. वो सिर्फ घर में रहती थी और अपने हस्बैंड की सेवा करती थी. नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन. इट वॉज थ्रू द गुरुकुल सिस्टम दैट एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स, कि जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती थी. स्टूडेंट्स वर नोन एज शिष्यास एंड दे हैड टू लिव एट द टीचर्स हाउस, कि जो स्टूडेंट होते थे वो उनको शिष्या के नाम से जाना जाता था और वो टीचर के घर पे ही रहते थे. द टीचर और द गुरु डिड नॉट एक्सेप्ट एनी फॉर्मल फीस बट इट वॉज कस्टमरी टू ऑफर ए दक्षिणा, कि टीचर जो गुरु होता था वो कोई फीस नहीं लेता था, लेकिन जब बच्चा पढ़ के वहाँ से निकलता था तो वो क्या करता था, ये एक कस्टम बना हुआ था, ये एक मान्यता थी कि वो दक्षिणा लेता था टू द टीचर, मतलब वो अपने टीचर को एक दक्षिणा गुरु दक्षिणा दे के आते थे. आपने सुना होगा ना
एकलव्य की कथा सुनी है आपने कि जिसके अंदर उसके गुरु जो द्रोण थे वो जो उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में वो कहता है कि गुरुजी मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो वो अंगूठा मांगते हैं तो वो अंगूठा दे देता है अपना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेसन इन दिस सिस्टम द स्टूडेंट्स वर सपोज टू हेल्प द टीचर विद द हाउस होल्ड कोर्स लाइक गैदरिंग फायरवुड्स, कुकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। और जब वो पढ़ते हैं तो वो इस सिस्टम में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अपने जो टीचर के घर के कामों में हेल्प करते हैं, जैसे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आना, खाना बनाना, सफाई करना। फिलोसफी, लॉजिक, रिलीजन, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इथिक एंड अर्थमेटिक वर द मेन सब्जेक्ट्स विच वर टॉट एट द गुरुकुल। और गुरुकुल में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाया जाता था, तर्कपूर्ण जो लॉजिक होता है ना, हम कहते हैं ना इस चीज़ में कोई लॉजिक नहीं है, या ये लॉजिक वाली चीज़ है। मतलब अगर मैं आपको कोई बात कहती हूँ या कोई चीज़ दिखाती हूँ तो कहते हो कि मैं अगर आपको कहूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो किसी लॉजिक के आधार पे कह रही हूँ, किसी तर्क के आधार पे, किसी प्रमाण के आधार पे कह रही हूँ, तो लॉजिक का मतलब होता है प्रमाण। रिलीजन, धार्मिक, ग्रामर तो आपको पता ही है, ग्रामर होती है। एस्ट्रोनॉमी जो अपनी जो पृथ्वी है, जो अपना ब्रह्मांड है उसके बारे में पढ़ना, मेडिसिन के बारे में पढ़ना, इथिक के बारे में पढ़ना, और अर्थमेटिक मैथ से संबंधित है। वर द मेन सब्जेक्ट्स विच वर टॉट एट गुरुकुल। गुरुकुल में ये मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। हाउएवर एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू ओनली 3 अपर कास्ट एंड द शूद्रास टू ज्वाइन द गुरुकुल्स। कि जो एजुकेशन थी वॉज लिमिटेड टू ओनली 3 अपर कास्ट, कि अब जो 3 अपर कास्ट थी उनके लिए ये एजुकेशन लेना मतलब कि था, और जो शूद्र थे वो गुरुकुल, द शूद्रास टू ज्वाइन द गुरुकुल, ठीक है, शूद्रा भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन एजुकेशन सिर्फ 3 ही लेते थे। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग द रॉयल हाउस होल्ड वर मेड टू लर्न द धनुर्वेदा और वार टैक्टिक्स। कि स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते थे राजघराने से उनको धनुर्विद्या और लड़ाई करना भी सिखाया जाता था। अब है फूड एंड ड्रिंक्स, कि खाना और पीना। राइस, व्हीट, बार्ली, घी, मीट एंड फिश वर द चीफ डाइट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। As cattle were domesticated for the purpose of farming, milk and other milk products were also easily available for consumption. Intoxicating drinks like soma and sura were also popular during this period. कि जो राइस है, व्हीट, बार्ली, ये बेटा आपको फसलों के नाम सारे पता है, घी है, मीट है, फिश है, ये सारी चीज़ें लोग उस टाइम में खाते थे। और जो कैटल होती थी उसका डोमेस्टिकेशन किया जाता था ताकि वो फार्मिंग के लिए, दूध के लिए और दूध से बने अदर प्रोडक्ट्स जो आसानी से वो मिल सके, जिनको वो लेते थे, कंज्यूम करते थे। और जो इंटॉक्सिंग मतलब कि जो बिना नशे की चीज़ थी, सोमा एंड सूरा वर ऑल्सो, नशीली चीज़ें जी जो सोमा और सूरा, तो वो इस टाइम में पी जाती थी। रिलीजन्स है, वी कैन सी मेजर चेंजेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, कि आम धर्म के आधार पे भी बहुत सारे चेंजेस देखते हैं लोगों में। रिलीजियस became complex and expensive with the performance of यज्ञ and sacrifices, कि जो रिलीजियंस थे वो और ज़्यादा मुश्किल हो गए थे और महंगे हो गए थे यज्ञ करना और सेक्रीफाइसेस देना। पुअर पीपल कुड नॉट नो लॉन्गर कंडक्ट सच सेक्रीफाइसेस और यज्ञ, और जो गरीब लोग होते थे वो इन यज्ञ को और इन सेक्रीफाइसेस को नहीं कर पाते थे। Vishnu, Shiva and Brahma emerged as the new important deities and the earlier god and goddess lost their significances. इस टाइम में विष्णु, शिव और ब्रह्मा का मतलब कि इनको देवी देवता के रूप में माना जाता था, और जो पहले के देवी देवता थे वो अपना सम्मान खो चुके थे, उनकी महत्ता खत्म हो गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनिमल वर सेक्रीफाइस्ड एज द पार्ट ऑफ रिचुअल्स, और इस टाइम में जो पशु बलि थी वो मेन मानी जा मतलब एक हिस्सा थी मान्यताओं का। It was the Brahmins who conduct these rituals and perform the sacrifices on behalf of the king and other people. और जो ब्राह्मण होते थे वो कंडक्ट करते थे ये सारी मान्यताएं, और सारी जो ये बलि वगैरह देते थे ये करते थे किसके बिहाफ पे? किंग के बिहाफ पे या और लोगों के बिहाफ पे। For this they received दक्षिणा और गिफ्ट in the form of gold, cloth and cow, और इसके बदले में वो दक्षिणा लेते थे और गिफ्ट लेते थे, जैसे कि गोल्ड है, क्लॉथ है और काऊ है। अबाउ दीज न्यू डेवलपमेंट्स ऑल्सो केम अप इन द फील्ड ऑफ रिलीजियस फिलोसफी,
कि जो धार्मिक दर्शन शास्त्र था उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आए। आइडल्स लाइक कर्म, आत्मा एंड मोक्षा अमर्ज एज ए रिजल्ट, और जो कर्म, आत्मा और मोक्ष ये अब प्रचलन में थे। इट वॉज बिलीव दैट गुड एक्शंस वुड इन्फ्लुएंस ए पर्सन नेक्स्ट लाइफ, और ये बिलीव किया जाता था कि एक व्यक्ति अगर इस जन्म में अच्छे काम करेगा तो अगले जन्म में उसको फल मिलेगा। तो आज के टाइम में भी तो यही है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एक्शंस वर स्ट्रेस्ड, और इसलिए जो अच्छे काम करने के लिए लोगों को, मतलब कि अब लोग अच्छे काम, इसलिए लोग अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते थे। द आइडिया वॉज द परफॉर्मिंग गुड कर्मा वुड लीव टू मोक्षा और सैल्वेशन फ्रॉम द सर्किल ऑफ लाइफ एंड डेथ। कि अब क्या कहते थे कि इसी विचार ने क्या कहा कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, और जो जन्म और मृत्यु का जो एक सर्किल है कि जन्म के बाद मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा, आपको इस सर्किल से छुटकारा मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। In next class we read the remaining topics. Thank you. Have a nice day. Friend, I Priyanka ma'am. Today's GK session of class 6 I discussed with you chapter number 7. Our chapter name is Do We Know Them? Here some animals name are given. You have to identify the name of that animal. Our first question is, it is a small animals. It attack and kill snake where इट फाइंड देम। ये जो स्नेक्स मीन्स सांप, इसको कहीं भी दिखता है तो उस पर डायरेक्ट अटैक करता है। और एक ये छोटा सा जानवर है, तो आंसर है मंगूज। दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट एनिमल। ओके, नेक्स्ट वन इज, इट इज एन ऑस्ट्रेलियन बियर लाइक एनिमल्स दैट लिव्स ऑन ट्री टॉप्स। इट फीड ऑन एक्लुपेट्स, लीव्स एंड बर्ड्स। तो ये जो सफेदे के पेड़ होते हैं और पत्तियां हैं उनको खाता है, मीन्स एज ए भोजन के रूप में उसको लेता है। और ये ट्री की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है टॉप्स में रहता है। दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट एनिमल। तो आंसर है कोआला। नेक्स्ट वन है, इट इज ऑल्सो नोन एज बारासिंगा। इट फाउंड इन द तराई रीजन ऑफ इंडिया। इट्स नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। मीन्स जो इसकी आवास स्थान है उनके खत्म हो जाने के कारण इनकी जो संख्या है वो भी कम होती जा रही है, और ये तराई रीजन से उनमें पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका स्वैम्प। दैट इज द पिक्चर ऑफ स्वैम्प। नेक्स्ट वन इज, वंस इट वाज वाइड स्प्रेड ऑन द एंटायर तिब्बतियन रीजन ऑन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। इट ग्रेजेज ऑन ग्रासेज, हर्ब एंड lichens and survive in the winter months by eating coarse grass. It quenches its thirst with snow and ice. ये मीन्स स्नो और आइस को पी के ही अपना जो प्यास होती है उसको बुझाते हैं, और ये काई को खाते हैं। ठीक है, तो आंसर इज वाइल्ड याक। दैट इज द पिक्चर ऑफ वाइल्ड याक। ओके, तो स्टूडेंट, next question is, it is a large carnivorous sea animals found in Arctic region. It has 2 long tusks and a heavy neck. neck का मतलब होता है गर्दन एंड tusk का मतलब होता है सूंड। जो इसके जो सूंड्स होते हैं वो लटके हुए होते हैं, मीन्स हाथ जो दांत टाइप में होते हैं, ट्रंक होती है सूंड। तो टस्क इस तरह से होती है। देखो ये इसके दांत है, जैसे कि हाथी के होते हैं ना, इस तरह से। तो ये टस्क है इसके। और ये कार्निवोरस सी एनिमल्स है, मीन्स ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। तो आंसर इज वालरस, दरियाई घोड़ा होता है इसका मीनिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज, इट इज ए स्मॉल एनिमल्स रिजेंबलिंग ए रैकून। इट इज फाउंड इन माउंटेन रीजन फ्रॉम नेपाल थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं? माउंटेन्स होती है, पहाड़ियों में ज़्यादा मिलते हैं, और ये डॉग की तरह दिखते हैं। दैट इज द पिक्चर ऑफ रेड पांडा। दैट इज रेड पांडा। ओके, नेक्स्ट वन इज, इट इज लार्जेस्ट रेप्टाइल। इट फाउंड इन द आइलैंड ऑफ कोमोडो इन इंडोनेशिया। स्टूडेंट, इंडोनेशिया में 2 आइलैंड्स हैं, सुमात्रा एंड जावा। तो वहाँ पे जो आइलैंड है उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। रेप्टाइल होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, मीन्स जो धरती से अपना पेट टच कर कर चलते हैं। तो आंसर इज ड्रैगन, अजगर।
That is the picture of dragon. Okay. Next one is, it is a small relative of rhinoceros found in Central America and Indonesia. Its leg and tail are very short. Its snout is like a thick short tongue. It uses snout for putting the leaves on its mouth. तो स्टूडेंट, ये जो स्नाउट क्या होता है, जो मुंह के आगे का हिस्सा होता है वो होता है स्नाउट. तो इसका स्नाउट बहुत मोटा होता है और ट्रंक मीन्स इसकी जो सूंड होती है वो छोटी होती है. तो दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट एनिमल. आंसर इज टपीर. ओके. तो स्टूडेंट, आपको ये एनिमल्स के नेम लर्न करने हैं. ओके. This is for class 6, and students, as you all know, we are started with the paragraph 90, paragraph writing on lesson number 34, and in previous video we discussed about the importance of being punctual, and today's topic is honesty is the best policy. Honesty is the best policy means कि जो हम सच्चाई सत्य के बारे में बात करते हैं, हम सच के बारे में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मीन्स दैट वन मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू अदर्स. हमें हमेशा सदा सच बोलना चाहिए, और इसका मतलब होता है कि सच और ट्रूथफुल टू अदर्स, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए. इफ़ वी आर ऑनेस्ट वी विन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. अगर हम झूठ नहीं बोलते, अगर हम सच बोलते हैं, तो हम सबका विश्वास और अपना कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं, यानी कि जीत सकते हैं. बेस्ड ऑन दिस ट्रस्ट वी बिल्ड डीप बोन्स ऑफ फ्रेंडशिप. और ट्रस्ट के ऊपर, यानी कि विश्वास के ऊपर, हम अपनी फ्रेंडशिप को भी बिल्ड कर सकते हैं. एंड झूठ, आपने सभी देखा होगा कि हर कोई ये कहता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है. सच बोलो, चाहे कुछ भी हो बाद में, लेकिन हमें सच बोलना चाहिए. एन ऑनेस्ट पर्सन हैज़ नथिंग टू कॉन्शियल, हेंस ही और शी इज़ फियरलेस एंड करेजियस. अगर हमारे पास, अगर हम झूठ बोलेंगे, डिसऑनेस्ट हैं किसी और के साथ, अगर हम ऑन द अदर हैंड, यानी कि एक तरफ हम अगर झूठे हैं, डिसऑनेस्ट हैं, तो हमें हमारे अंदर एक डर होगा और हम ये सोचेंगे कहीं उसको ये बात पता चल गई तो, अगर इसको ये बात पता चल गई तो. लेकिन इस चीज़ से हमें फियरलेस होना चाहिए. अगर हम डिसऑनेस्ट, यानी कि अगर हम ऑनेस्टली बात करेंगे हर किसी से, अगर हम सच बोलेंगे हर किसी को, तो हमें कोई डर ही नहीं है कि कहीं से भी उसको कोई भी बात पता चल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड, अ डिसऑनेस्ट पर्सन लाइज एंड ड्वेल्स इन फियर. वो हमेशा डर के ही रहेगा. जो अगर झूठ बोलेगा तो वो हमेशा डर कर ही रहेगा कि उसको हमेशा डर ही रहेगा कि कहीं उसको कोई सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा. In the world of cutthroat competition, people want to succeed even at the cost of cheating others. और आज के ज़माने में जो आज का संसार है हमारा, उनका कंपटीशन चल रहा है कि हमें दूसरों को कट कर के आगे, पीपल वांट्स टू सक्सीड, यानी कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो झूठ का सहारा लेके आगे बढ़े, चाहे वो कैसे भी बढ़े, लेकिन उन्हें बस आगे बढ़ने की किसी न किसी हाल में, एट एनी कॉस्ट दे वांट टू सक्सीड बाय चीटिंग अदर्स, यानी कि हर किसी को चीट करके भी वो आगे बढ़ना चाहें तो वो बढ़ सकते हैं. ये आज का संसार है. एवरीबडी इज़ चीटिंग, यानी कि चीटिंग अदर्स, हर किसी को झूठ बोलकर वो उसको फंसा देते हैं और वो झूठ बोलते ही रह जाते हैं. द सक्सेस एंड बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय अ डिसऑनेस्ट पर्सन. जो सक्सेस है और जो बेनिफिट्स हैं वो हमेशा डिसऑनेस्ट पर्सन ही रिसीव करता है. आर ट्रांजिएंट इन नेचर. और यही कहावत है कि यही पर्सन आगे बढ़ते हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं.
However, if we are honest to in our work, अगर हम अपने ईमानदार हैं अपने वर्क की तरफ, अपने काम की तरफ अगर हम ईमानदार हैं, we are born to see good results and exponential, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा होगा चाहे वो कभी भी आए। ग्रोथ, people will with right value system are certain to taste success and go a long way, और जो सच्चे पीपल होते हैं, जो ट्रूथफुल होते हैं, वो कम से कम सक्सेस तो करते हैं, आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो थोड़ा से उनको टाइम लगता है आगे बढ़ने में, लॉन्ग वे। ऑनेस्ट पीपल have high degree of social acceptance and are lauded by everyone। थोड़ी सी देर से मिलती है ईमानदारी से, जो हमें जो कहते हैं ना, ईमानदारी से चाहे थोड़ा मिल जाए लेकिन वो सफिशेंट होता है। तो इसीलिए कहते हैं, हर कोई ये कहता है कि सच्चा आदमी ही ईमानदारी से अगर काम करोगे तो सब्र का फल मीठा होता है। तो इस कहावत का रियल मीनिंग है ये, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि हमें ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, कभी ना कहीं हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, एंड दिस पैराग्राफ यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। दिस इज़ ऑन द पेज नंबर 202. You have to write it down, this paragraph, in your fair notebook. Thank you students.